नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है संडे यानी कि रविवार। तो रविवार रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ते हैं और आप लोगों को जो सवाल रहते हैं उनके जवाब दिए जाते हैं। और आपके पास कोई सुझाव हुआ करे तो आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज रात 9 बजे आप लोग जरूर लाइव आकर जुड़िएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा सदस्य का आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो देखिए चुनावी साल है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरी पार्टियों के बारे में बोलते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको परेशान होना चाहिए। एनआईए ने आप देखते हैं कि बलिया में नक्सलियों के 11 ठिकानों पर मारे छापा। एनआईए यानी कि देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। और आप देखेंगे कि नक्सलियों की अगर बात करें तो ये हमारे ही देश के लोग हैं। आप देखेंगे बस क्या है, गलत रास्ता अपना लिया है इन्होंने। नक्सल होता क्या है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण आप देखते हैं कि नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी भीड़, 3 श्रद्धालु बेहोश। वृंदावन की बात हो रही है, मथुरा वृंदावन। भारत में चुनाव को प्रभावित कर सकता है चीन, ये माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है। आईटी दिग्गज ने कहा कि एआई के जरिए मतदाताओं को भटकाने की तैयारी में चीनी हैकर्स है और अपने हित साधने को दुनिया भर के कई देशों के चुनाव बाधित करने की कोशिश है चीन ने। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। देखिए ये पड़ोसी है चाइना। देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। बंगाल में ईडी के बाद अब एनआईए टीम पर हमला हुआ है। ये आप सभी जानते हैं। देखिए भूपति नगर विस्फोट कांड में दो तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार कर थाने ले जाते वक्त अधिकारियों से मारपीट हुई है। एक तो आप लोगों को बता दूं कि पश्चिम बंगाल है वो, और ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह की घटनाएं यहाँ देखने को मिल रही। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि ईडी पर हमला हुआ था। तो एक बार पश्चिम बंगाल को देख लीजिए आप लोग। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। विधानसभा में कितनी सीटें? 294 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका वेस्ट बंगाल फैला हुआ है। सिसोदिया के बिना संभव नहीं था घोटाला, ईडी कह रहा है। दिल्ली आबकारी घोटाले की बात हो रही, शराब नीति घोटाले की। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी है। जांच एजेंसी ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए आरोपियों ने दायर किए कई आवेदन। देखिए ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं धार में भोजशाला के भीतर खुदाई शुरू हुई है। देखिए यहां भी आप देखेंगे क्या है, हिंदू मुस्लिमों का विवाद बना हुआ है। कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर
किसका? एक मस्जिद बनाई गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 आपको सीटें देखने को मिल जाएंगी। लिव इन में रहने वाली महिला भी भरण पोषण की अधिकारी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की पुरुष पार्टनर की याचिका। निचली अदालत ने दिया तब 1500 रुपये महीना गुजारा भत्ता का आदेश। और लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहकर अलग होने वाली महिला के पक्ष में फैसला। अधीनस्थ अदालत का आदेश रखा बरकरार। वैधानिक पत्नी ना होने की नहीं मानी दलील, आप देखेंगे। और आप देखते हैं कि दुष्कर्म का प्रकरण भी कराया था दर्ज, आप देखिए महिला ने। आजकल आप देख रहे हैं इस तरह की पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन चल रहे हैं अभी, आप सभी जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 7 सीटें हैं। सहमति से बना संबंध गलत धारणा का आधार नहीं है। इस सहमति से बने संबंध से जुड़े दुष्कर्म केस में केस रद्द करने की कोई याचिका। कहा महिलाएं परिणाम जानती हैं तो उसे सहमति नहीं कहा जा सकता है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि इस तरह के आजकल मामले काफी आ रहे हैं, पारिवारिक मामले या रिलेशनशिप के मामले। सफदरजंग के हार्ट कमांड सेंटर में देर रात में भी होगी एंजियोप्लास्टी। अब देखेंगे 24 घंटे चलेगी ये। और 2018 में सदरंज अब देखिए अस्पताल में शुरू हुआ था, स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू हुआ था। अब आप सभी जानते हैं कि चुनावी साल है, ये भी आप लोगों को मालूम है। 1951 में रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़कर फिरोज गांधी ने जीत हासिल की थी। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले गांधी परिवार के पहले व्यक्ति थे। तो अभी तो आप देखते हैं कि हर जगह राजनीति की खबरें चल रही हैं। पहली बार 1968 में जारी हुई थी आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता में कुछ नियम होते हैं जो सभी पार्टियों को, उम्मीदवारों को फॉलो करने होते हैं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है और चुनाव आयोग की इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआती स्वरूप वर्ष 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में दिखा था। कहाँ? केरल में। लेकिन पहली बार बेहद प्रयोग इसका 1968 में देश के कई राज्यों में के मध्यवर्ती चुनाव के लिए किया गया था। और आदर्श आचार संहिता का वर्तमान स्वरूप पिछले 60 वर्षों में विकसित हुआ है। और चुनाव के समय कब लागू होती है आचार संहिता? तो आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। और देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। और ये है चुनाव आचार संहिता के मुख्य नियम को। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनमें अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल, राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं हो सकता है। और आप देखते हैं कि सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या प्रादेशिक जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं। राजनीति की बातें हो रही हैं तो एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं कि पहले आप देखते हैं कि 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, ये 18 साल कब की गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत, ये आप लोग बताइए नीचे। अब देखिए लालू पर देवेंद्र ने लगाया पार्टी के व्यवसायीकरण का आरोप, टिकट वितरण की। गुजरात में कांग्रेस पर आप मिलकर भी नहीं कर पाएंगे भाजपा का मुकाबला।
भाजपा का दावा, स्थापना दिवस पर 1.26 लाख से अधिक नए सदस्यों को जोड़ा। और आरएसबीपी बन गई कांग्रेस, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी की जीत के लिए अंगुली काटकर मां काली को चढ़ाई। गजब का, देखिए ऐसे लोग भी हैं देश में। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले शाह, इतालवी संस्कृति के चलते पार्टी को भारत की समझ नहीं है। राजनाथ ने ली चुटकी, राजनीति के सबसे मशहूर फिनिशर हैं राहुल गांधी। अब आप देखेंगे, गाजियाबाद में मुस्कुराकर सबको साथ साथ गए प्रधानमंत्री मोदी साहब। आप देखेंगे, भाजपा देश की पसंदीदा पार्टी और लोग इसे फिर चुनेंगे, मोदी जी कह रहे हैं। अब इन सब में आप देखते हैं राजनीति हो रही है, लेकिन आपको कहीं शिक्षा का मामला नहीं दिखाई दे रहा होगा, स्वास्थ्य की बातें नहीं हो रही होंगी, रोजगारी की बातें कायदे से नहीं हो रही होंगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लग रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि ये राजनेता सब आप देखते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हाल है। विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई देने में शिक्षकोत्तर कर्मी भी बटाएंगे हाथ। यूजीसी ने कर्मियों की क्षमता निर्माण को लेकर छेड़ा अभियान। आप देखेंगे, अगर हम देखें यूजीसी की बात करें तो इसकी स्थापना के बारे में याद रखिएगा और यूजीसी के बारे में याद रखिएगा। क्या रखिएगा? याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये आप देखेंगे अनुदान आयोग है ना, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, बताइए इसकी कब हुई थी स्थापना? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। ये नीचे आप लोग बताइए कब हुई थी इसकी स्थापना, कई बार हम बात कर चुके इसके बारे में। जम्मू कश्मीर में एसआई भर्ती घोटाले के आरोपित का 1 करोड़ रुपए को रोका। आप देखिए, न्यू ग्लोबल फ्यूमिगेशन कॉरपोरेशन का मालिक है हरियाणा निवासी यतिन यादव था मुख्य आरोपी इसमें। पेपर आप देखते हैं कि ये भर्ती घोटाले तो हर राज्य में होते रहते हैं, आप लोगों को खबर आती रहती होगी। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, यूपी पुलिस में क्या हुआ, आरओ में क्या हुआ, ये आप देखिए क्या पूरा मामला था। तो एसआई की 1200 पदों के लिए लिखित परीक्षा 27 मार्च 2022 को हुई थी और 3 महीने बाद 4 जून को परिणाम घोषित किए गए थे, लेकिन नतीजे घोषित होने के साथ ही भर्ती में घोटाले की आवाज उठने लगी। तब 2 महीने के बाद ही सीबीआई ने 3 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था और जांच के दौरान सीबीआई ने 700 गवाहों से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और बेंगलोर में कुल 77 स्थानों पर छापेमारी की और जेकेएसएसबी के अधिकारियों के घर व कार्यालय को भी खंगाला था। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आज आप देखते हैं कि रविवार है और परंपराओं का नव उत्कर्ष। तो आप देखिए, नव संवत्सर 2081 आरंभ हो रहा है और आप देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में इस उत्सव पूर्वक मनाने की अलग अलग परंपरा है। हालांकि आंग्ल नव वर्ष में तो उत्सव माहौल सहज ही दिखता है, किंतु नव संवत्सर का स्वागत कुछ हिस्सों तक सिमट कर सा रह गया है। युवा पीढ़ी को इसके न केवल परिचित कराने की आवश्यकता है बल्कि इससे जोड़ने की जरूरत है। सुखद यह है कि सनातन परंपरा की इस अमिट धाती को सहेजने, सजोने, संवारने के लिए कुछ प्रयास नवाचार किए जा रहे हैं। काशी नगरी के राम नाम बैंक में खुलता है नव संवत्सर का खाता। नई पीढ़ी तक सरल सहज भाषा में पहुंचा रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर। चलिए, अच्छी बातें हैं।
अब आप देखिए, ये संपादकीय पाठ है, ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आपको हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी यहाँ से मिलती है। मोदी के मुकाबले कौन? अपनी सरकार के प्रभावी कार्यों और नीतियों के चलते पीएम मोदी भारतीय राजनीति के ऐसे भरोसेमंद ब्रांड बन गए हैं जिनके सामने अन्य कोई नहीं ठहरता है। अब आप देखते हैं कि अभी प्रधानमंत्री साहब की लोकप्रियता आसमान पर है, ये आप सभी जानते हैं। तो पढ़ सकते हैं अगर आप लोग को पढ़ना है तो। और देखिए, इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना जो टेलीग्राम पर, वहाँ डाल देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिएगा। कुंडली दोष से ग्रस्त भाई भतीजावाद। देश के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो शायद ही कहीं चाचा भतीजा में पटरी बैठ रही हो। देखिए हर जगह आप देखिए, शरद पवार के साथ क्या हुआ, अखिलेश यादव उनके चाचा के बीच काफी युद्ध चला, बाद में समझौता हुआ। चिराग पासवान की लंका पहले उनके चाचा ने लगाई, फिर चिराग पासवान ने उनके चाचा की लंका लगा दी अपने। हर जगह आप देखेंगे तंज कसा जा रहा है, एक तरह से देख सकते हैं। भारत का रक्षा निर्यात, ये आंकड़े करोड़ में है, क्या है, करोड़ में है। तो आप देखेंगे कि 2014 में रक्षा मंत्रालय ने दी है रिपोर्ट, एक तरह से स्रोत दिए हैं, 686 कितना 2014 में 686 करोड़ रुपए था। और आप देखते हैं कि 2023 में कितना थे, 15,920 करोड़। और 2024 में क्या हो गया, 21,083 करोड़। यानी कि हमारा निर्यात बड़ा है। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं आप लोग, और आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। तो हम लोग रक्षा के क्षेत्र में भी निर्यातक बन रहे हैं। अच्छी पहल, अच्छी बात है। लक्ष्य की प्राप्ति ऊर्जा। मानव जीवन किसी न किसी उद्देश्य के लिए मिला है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने लक्ष्य को चिन्हित करना आवश्यक होता है। कई बार आप देखेंगे कि हम अपना लक्ष्य ही निर्धारण नहीं कर पाते हैं, और यदि लक्ष्य का निर्धारण हो भी जाए तो अक्सर किसी कारणवश उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। और लक्ष्य की प्राप्ति ना हो पाने की स्थिति में हमारा दृष्टिकोण शिकायती हो जाता है। कई बार भाग्य को भी कोसने लगते हैं, किंतु उन कारणों की पड़ताल में नहीं जुटते कि आखिर क्यों लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाई है। और इसकी पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि प्रयासों में कोई कमी रह गई होती है। आकर्मण्यता ही लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक बनी होती है। और यदि अभीष्ट की प्राप्ति करनी है तो सूर्य की ओर दृष्टि करें। सूर्य का लक्ष्य समस्त भूमंडल को प्रकाश और ऊर्जा देना है। सूर्यदेव अपनी प्रकृति और गति से जीवन चक्र को संचालित करते हैं, और मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, फिर चाहे लक्ष्य सांसारिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। यदि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहा तो सफलता की सिद्धि अवश्य होगा, और प्रयास जितना प्रखर होगा परिणाम भी उतने ही अनुकूल निकलेंगे। और इस संसार में कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जाए। आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि असफलताएं यह सिद्ध करती हैं कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया था, अतः पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतरता से किए गए प्रयत्न अवश्य फलदायी होते हैं। दृढ़ निश्चित ही शक्ति के समक्ष कोई भी सांसारिक अवरोधक नहीं टिकता है। इसलिए आप देखिए, शास्त्रों में सुझाए गए चरैविति के मंत्र को आत्मसात करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, तभी आप देखिए आप मानव शरीर धारण करने की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। और ये याद रहे कि मनुष्य रूप में आपको एक सीमित और नियत समय मिला हुआ है, इसलिए उसे व्यर्थ ना करें। और देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा कहता भी हूँ कि आप लोगों को निरंतर मेहनत करना है, एक दिन मेहनत करके नहीं छोड़ देनी है। आप समझ रहे हैं आप लोग, और सही दिशा आपको जरूरी है, इतना कह रहा हूँ। सही दिशा और निरंतरता, डेली आपको जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपना मूल्यांकन करते रहिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों टेस्ट, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ कमी रह रही है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। मैं वो 24 घंटे पढ़ने वालों की तो बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ 5 से 6 घंटे डेली आपको पढ़ना है, और डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 18 घंटे पढ़ लिया, 2-3 दिन गायब रहे, वो मत करिए। डेली आप लोगों को फॉलो करना है, और डेली कोई नहीं कर पाता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो सक्सेस भी हो जाते हैं। बंगाल में जो अराजकता फैली हुई है, बंगाल में कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाली जैसी घटनाएं रह रहकर घट रही हैं, और वैसे अन्य राज्यों में शायद ही होती हो। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले ईडी पर हुआ था, अब आप देखिए कि इसमें किसके, एनआईए के ऊपर हुआ है। तो ये सब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। आंतरिक सुरक्षा,
तो भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के सोनौली से 2 पाकिस्तानियों समेत 3 आतंकियों का पकड़ा जाना न केवल गंभीर मामला है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि देश विरोधी कुछ ताकतें राज्य का माहौल बिगाड़ने के प्रयास में जुटी हैं। तो जो एक पाकिस्तानी महिला आई थी वो भी तो यहीं से आई थी, नेपाल होते हुए। इन आतंकियों ने रामनवमी के अवसर पर प्रदेश को दहलाने की योजना बना रखी थी, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता से सफल ना हो सकी। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश देश विरोधी ताकतों के निशाने पर है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यहाँ अपने जमीन तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और इसी के तहत इन तीनों आतंकियों की प्रदेश में घुसपैठ कराने की योजना थी, जिन्हें ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में प्रशिक्षण भी दिलाया था। चूंकि अभी लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं तो विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। कुछ माह पहले भी आतंकवाद निरोधक दस्ता ने ISI के अलीगढ़ मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और उनसे भी पूछताछ में यही आया था कि वे कोई बड़ी घटना करना चाहते थे। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी लंबे समय से प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास में जुटी है, जो सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसका प्रयास है कि एक खास वर्ग के युवाओं को वर्गलाकर उन्हें अपने इशारे पर नचाया जाए। पूर्व में गिरफ्तार हुए आतंकियों ने बताया था कि वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ISI का मॉड्यूल तैयार कर युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे। ATS ने नेपाल सीमा पर पकड़े गए तीनों आतंकियों को रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ में कई और तथ्य सामने आएंगे। हालांकि इस दृष्टि से भी जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि कहीं ऐसे लोगों का देश में प्रतिबंधित किए जा चुके संगठनों PFI और सिमी से जुड़े लोगों से तो गठजोड़ नहीं है। आतंकियों ने से स्लीपर सेल के बाबत भी जानकारियां जुटाई जानी चाहिए, क्योंकि वे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। ये आप देखिए, नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। ये गुरुत्वीय तरंगों से है हमारा रिश्ता। तो यह बात सुनने में कुछ विचित्र लगती है कि पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व गुरुत्वीय तरंगों की वजह से संभव हुआ है। एक शोध टीम का कहना है कि हमारी जैविक संरचना में कुछ प्रमुख तत्व खगोलीय घटनाओं से आए हैं, जो गुरुत्वीय तरंगों के अस्तित्व के कारण घटित होती है। विशेष रूप से आप देखिए, आयोडीन और ब्रोमीन की पृथ्वी पर मौजूदगी एक विशेष परमाणु प्रक्रिया की वजह से है और जो न्यूट्रॉन तारों के टकराने से होती है। न्यूट्रॉन तारे के जुड़े गुरुत्वीय तरंगों के रूप में निकलने वाली ऊर्जा के कारण टकराते हैं। मानव जीवन के लिए 20 तत्व आवश्यक है, जिनकी परमाणु संख्या 35 से कम है और ये तत्व सुपरनोवा से उत्पन्न होते हैं। सुपरनोवा ऐसे सितारों के विस्फोट हैं जो अपने परमाणु ईंधन को समाप्त करने के बाद अंदर की ओर ढह जाते हैं और उनसे पतन के परिणाम स्वरूप एक विस्फोट होता है जो पूरे ब्रह्मांड में उनके परमाणुओं को फैला देता है। लेकिन 2 तत्व आयोडीन और ब्रोमीन अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराए जाते हैं। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित प्रमुख हार्मोन के लिए आवश्यक है, जबकि ब्रोमीन का उपयोग ऊतक विकास में कोलेजन प्रोटीन के ढांचे बनाने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि टेक्टोनिक गतिविधि के कारण महाद्वीप बने और दूसरी भौगोलिक संरचनाएं बनी, जिनकी वजह से जीवन है की उपस्थिति संभव हुई है। पृथ्वी पर लोहे से ज्यादा भारी लगभग आधे तत्व और आर प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। आर प्रक्रिया तब होती है जब एक भारी परमाणु नाभिक मुक्त न्यूट्रॉन कणों को पकड़ लेता है। जब इन कणों का घनत्व अत्यधिक होता है और तापमान 1 अरब केल्विन होता है, तब आप देखिए न्यूट्रॉन का कण अवशोषित हो जाते हैं और भारी रूप आइसोटॉप का निर्माण होता है। पृथ्वी पर आयोडीन का एक आइसोटॉप आयोडीन 127 प्रचुरता में पाया जाता है। किंग्स कॉलेज लंदन के विशेषज्ञों ने गणना की कि इसमें आप देखिए 96% आइसोटॉप आर प्रक्रिया से ने प्रदान किए हैं और यह मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ब्रोमीन, गैडोलीनियम, थोरियम, यूरेनियम और कैडमियम के अंश भी आर प्रक्रिया से ही उत्पन्न हुए हैं और इसकी विस्तृत भौतिकी को एक लेकर लंबे समय से आप देखिए अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन एक घटना है जहां आर प्रक्रिया होती है, वह है 2 न्यूट्रॉन सितारों का विलय, जिसे किलोनोवा कहा जाता है और ऐसे विलय गुरुत्वीय तरंगों के कारण होते हैं। जैसे जैसे तारों की जोड़ी लाखों वर्षों में एक दूसरे की ओर बढ़ती है, वे अंत के निकट गुरुत्वीय तरंगों के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा विकीर्ण करती है। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने 2017 में इसी तरह की गुरुत्वीय तरंगें घटना का पता लगाया था। इस घटना का में अंतिम कुछ मिलीसेकंड में खरबों वाट ऊर्जा निकल सकती है। चलिए,
ये भी आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। अभिव्यक्ति की सुविधाजनक व्याख्या। शुक्रवार को दूरदर्शन पर द केरला स्टोरी दिखाए जाने के संदर्भ में विपक्षी दलों के कई नेताओं ने विरोध जताया। ऐसे ऐसे में यह समझना चाहिए कि जो लोग द केरला स्टोरी या 10 कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का विरोध करते हैं वे सच से मुहे मूर्ति नजर आते हैं। हमारे समाज में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो युवा पीढ़ी को बरगलाती हैं और इतिहास के क्रूर पन्नों को छिपाती हैं, तो उसे दिखाने का अधिकार संविधान भारत के हर नागरिक को प्रदान करती है। लिहाजा अभिव्यक्ति की चुनिंदा स्वाधीनता खतरनाक साबित हो सकती है। अब देखिए, विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सब मूवियां हैं जो चुनाव के पहले क्यों दिखा रहे हैं। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं इन मूवियों पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। खरी खरी तंज, विवाह का मौसम और बाराती, तंज कसा जाता है। ये किताबें आप लोगों को पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ सकते हैं। जीवन संचालन के नियम, इस पुस्तक में चेतन भगत अपनी बुद्धि, ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं और यह बताते हैं कि जीवन अनुभव पर नियमों से संचालित हो सकता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि यहाँ क्या काम करता है और क्या नहीं। माँ के प्रति संवेदनाएं, विद्रूप और विषमता के सांप सीढ़ी का खेल। चलिए, ये किताबें दिलचस्पी हुआ करे तो खरीद सकते हैं। नई सरकार में MSME बनेगा निर्यात का इंजन। सरकार दे सकती है नियम पालन में छूट से लेकर विशेष वित्तीय सुविधा, आयात शुल्क में भी छूट संभव है। नीति आयोग ने आप देखिए MSME की निर्यात से जुड़ी संभावनाओं को लेकर जारी किया ड्राफ्ट। अभी पंजीकृत MSME से सिर्फ 1% ही करते हैं वस्तु और सेवा निर्यात। निर्यात में वृद्धि से आप देखते हैं कि रोजगार भी बढ़ेगा, सृजन भी। चलिए देखिए, अगर नीति आयोग की बात करें तो 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ये। 6 माह के उच्च स्तर पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड। डेट में FPI निवेश चौथे माह भी जारी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही है। 57,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा डेट में FPI निवेश इस वर्ष। विप्रो के CEO ने दिया इस्तीफा, श्रीनिवास को मिली जिम्मेदारी। दुनिया के लिए दोपहिया बनाए घरेलू कंपनियां, कांत कह रहे हैं। देश में आप देखिए सुलभ किफायती इलाज के अधिकार की गारंटी अभी दूर की बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य दिवस। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज इलाज के लिए अब भी दर दर भटकने को होते हैं मजबूर। आप सभी जानते हैं इस बात को कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। गाजा युद्ध के 6 महीने पूरे रुकवाने की फिर होगी कोशिश। ये आप देखिए, इजराइल और गाजा में चल रहा है ना, हमास में, उसी की बात हो रही है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, रूस और यूक्रेन के बीच भी चल रहा है। और आपको इजराइल देखने को मिलेगा। ये अरब सागर है, अदन की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर और इजराइल। लाओस में अवैध काम में फंसे 12 भारतीय लौटे रहे हैं स्वदेश। जयशंकर साफ करें। घर में घुसकर मारने वाले राजनाथ के बयान पर पाक को लगी मिर्ची, पाकिस्तान को। ये आप देखिए, अमेरिका में अप्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए कार परमिट को विस्तार देने की बात हो रही है। दक्षिण चीन सागर में 4 देश करेंगे संयुक्त नौसेना अभ्यास। इसमें आप देखिए अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस करेंगे। दक्षिण चीन सागर पर आप देखते हैं कि चाइना अपना कब्जा बताता रहता है ना, तो उसी क्षेत्र की बात हो रही है। ये आप लोगों को दक्षिण चीन सागर देखने को मिल जाएगा। अब चाइना को मिर्च लगेगी। ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उतरा रूसी यान। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौट रहा रूस यान शनिवार को रूस, बेलारूस और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कजाकिस्तान में सुरक्षित रूप से उतरा है। अब आप देखेंगे ये खेल का क्षेत्र है
और खेल का क्षेत्र है, आईपीएल चल ही रहा है तो आप लोग देख भी रहे होंगे। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी ये आप लोग बताइएगा। ये अनुपमा थारून ने कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज ट्रॉफी जीती है। बैडमिंटन खिलाड़ी है ना ये सब। ये विदित गुजराती ने नाकामुरा, डी गुकेश ने प्रगनानंद को दी माते ग्रैंड मास्टर में। तिशा मलिक दक्षिण अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय गोल्फर है ना तिशा मलिक। सेंथिल कुमार जर्मन ओपन स्क्वायर्स टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। भुल्लन ने चंडीगढ़ ओपन ट्रॉफी का पर किया कब्जा। भारतीय स्टार गोल्फर है ना। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स क्वालिफाइनल में जीते सुमित नागल। भारतीय हॉकी टीम की हार। भारतीय हॉकी पुरुष हॉकी टीम से उम्मीद थी कि वह ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को कड़ी चुनौती देगी, लेकिन शनिवार को यहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में ही आप देखिए टीम को 1-5 से करारी हार का सामना करना पड़ा। यंग ग्लोबल लीडर के मंच पर शरद ने जमाई धाक। ये आने वाले समय में दुनिया के मंच पर भारत दमदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। बिहार के सिवान जिले के संजलपुर गांव के रहने वाले शरद सागर जैसे युवा इसकी उम्मीद जगा रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में कि यंग ग्लोबल लीडर में उनका चयन हुआ है। अच्छी बात है। वॉक रेस में हर मुश्किल को एक साथ जोड़ती है फ्लाइंग सिस्टर्स। अच्छी बातें हैं। तो मैं कह रहा हूं ना कि जीत और जुनून की मुस्कान है। ये आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी रहती है हकीकत में, वो मूवियाँ नहीं, दिखावा जो रहता है ज़्यादा। इस तरह की मोटिवेशन की स्टोरी पढ़ा करिएगा। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। एक तरफा वीडियो कॉल का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया 1927 में। आज ही वाशिंगटन में तत्कालीन अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड हूवर और न्यूयॉर्क में AT&T कंपनी के अधिकारियों के बीच पहली बार वीडियो कॉल पर बातचीत हुई थी। हालांकि इस कॉल में केवल अधिकारी ही हूवर को देख सकते थे, हूवर उन्हें नहीं देख सकता था। पहली बार एनेस्थेटिक के रूप में किया गया कोकीन का इस्तेमाल 1923 में। आज ही में पहली बार आप देखिए एनेस्थेटिक के रूप में कोकीन का उपयोग कर ब्रेन ट्यूमर को हटाया गया था और कोकीन रोगी के सिर की त्वचा पर लगाया गया था। और यह प्रक्रिया न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में डॉक्टर कार्ल विनफील्ड के नेतृत्व में सर्जनों की एक टीम द्वारा की गई थी। रविशंकर से सितार सीखने भारत चले आए थे जॉर्ज हैरिसन। इस संगीतकार एवं सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म 1920 में आज ही के दिन वाराणसी में हुआ था। 10 वर्ष की उम्र में सार्वजनिक प्रस्तुति देने लगे। उनका प्रभाव कुछ ऐसा था कि 1966 में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त गिटार वादक जॉर्ज हैरिसन उनसे सितार सीखने लंदन से भारत आए थे। उन्होंने सत्यजीत राय की अपू त्रयी के लिए भी संगीत तैयार किया था। उन्हें भारतीय राग की ध्वनियों को पश्चिम दुनिया में पहुंचाने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके नाम 5 ग्रैमी अवार्ड हैं। 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न शुरू कब हुआ था? 1954 में। भारत में लंपी वायरस के 2 अलग अलग वेरिएंट। भारत में मवेशियों में फैली लंपी वायरस की उत्पत्ति और जिम्मेदार कारकों को पता लगाने में जुटी है बहुसंस्था कर टीम ने कई राज्यों को से संक्रमित मवेशियों की त्वचा की गांठें, रक्त और नाक के आप देखिए नमूने एकत्रित किए। 22 नमूनों से निकाले गए डीएनए ने अपग्रेड जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रदर्शन किया। 2022 के बाद से लगभग 1 लाख गाय लंपी वायरस के कारण आप देखते हैं कि जान गंवा चुकी हैं। टीम ने वायरस के कारण की जांच करने का निर्णय लिया है। विश्व में फैला संक्रमण तो 1931 में जाम्बिया में पाया गया था पहली बार LSD, ये आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि 1989 तक उप अफ्रीका क्षेत्र तक सीमित रहा। इसके बाद आप देखिए दक्षिण एशिया में फैलने से पहले यह मध्य पूर्व, रूस और अन्य दक्षिण पूर्व यूरोपीय देशों में फैला था। भारत में कहर की बात करें तो 2 बड़े प्रकोप हुए भारत में। पहला 2019 में, दूसरा 2022 में। 20 लाख से अधिक गाय संक्रमित हुई थी इससे। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के संक्रमित मवेशियों के लिए गए नमूने और 2 अलग अलग LSDV वेरिएंट का पता चला है। इसमें एक कम संख्या में आनुवांशिक विविधताओं के साथ और दूसरा अधिक संख्या में आनुवांशिक विविधताओं के साथ
और कम विविधताओं वाले अनुक्रम आनुवंशिक रूप से 2019 रांची और 2020 में हैदराबाद स्टैंड की सामान था, जिन्हें पहले अनुक्रमित किया गया था। दूसरा, उच्च विविधता वाले नमूने 2015 में रूस में फैलने वाले LSDV स्टैंड के समान निकला था। भारत में इस तरह की अत्यधिक विविध LSDV स्टेशनों की कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है और 1800 से अधिक आनुवंशिक विविधताएं मिली हैं। अब आप देखिए कब लंपी वायरस क्या होता है। तो लंपी वायरस एक वायरस त्वचा रोग है जो मुख्य रूप से जानवरों को प्रभावित करता है। यह खून चूसने वाले कीड़ों जैसे मक्खियों, मच्छरों की कुछ प्रजातियों से फैलता है। लंपी के शुरुआती लक्षणों में पशुओं को बुखार हो जाता है, त्वचा पर गांठ पड़ जाती है और मौत भी हो सकती है। ब्लड कैंसर के तेज बढ़ने का पता चला कारण नए शोध के सामने आने से रोग को नियंत्रित करने की राह हो सकेगी आसान। अमेरिका के वेल कर्नेल मेडिकल सेंटर के विज्ञानियों की उपलब्धि है। कोशिकाएं बी सेल की इम्यून रिस्पॉन्स करता है अस्थायी फेजे। डेमेंशिया पर वेटेन की शोध टीम में भारतवंशी विशेषज्ञ शामिल, आप देखेंगे। डॉक्टर अश्विनी केशवन वेटेन के विश्व स्तरीय शोध दल के हिस्सा है। ज्वालामुखी भंवर बलर का अद्भुत नजारा। यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक इटली के सिसिली में स्थित ज्वालामुखी केडर से निकलता ज्वालामुखी भंवर वलर, जिसे टोरोयडल भंवर अथवा पोलाइडल भी कहा जाता है। सामान्य खून की जांच से प्रोस्टेट कैंसर का लग सकेगा पता, यह अनुसंधान कह रहा है। चर्चा में टाइटैनिक जहाज का 112 साल पुराना मेन्यू। जापान में टॉयलेट को दिया कलात्मक रूप, आप देखेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो के उपनगर शिबुया में गैर लाभकारी संस्था निस्पान फाउंडेशन ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बेहद कलात्मक सार्वजनिक टॉयलेट का निर्माण किया है। और ऐसे ही टॉयलेट के सामने मोबाइल कैमरे से फोटो विदेशी पर्यटक खिंचवाते हैं यहाँ। चलिए, अच्छी बात है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। आप लोग अपने सपने पूरे करें, लेकिन ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए और ईमानदारी से अपना समय दीजिए अपने काम में। धन्यवाद।